शायद काफी चीजें सुन नहीं पाए यहाँ पर। यहाँ काफी जो मुझे दिख रहे हैं आगे सब यंगस्टर्स हैं। तो मैं थोड़ा सा अपना परिचय आप लोगों को दे दूं। मेरा नाम विक्रम रावत है और पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला हूँ। 50 के दशक में मेरे पेरेंट्स हिमाचल चले गए थे और हिमाचल में ही मेरा जन्म हुआ, वही एजुकेशन हुई और शादी भी वही हुई और जॉब भी वही की। बैंक में एज प्रोबेशनरी ऑफिसर में रहा। 2020 में कुछ खेती का शौक चढ़ा, तो फिर हमने अपनी सेब की खेती शुरू की। क्योंकि इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा मैं अपनी जो स्टोरी है वो भी आपको बता देता हूँ कि 20 में जब हमने सेब की खेती शुरू की और जमीन ली, तो क्योंकि ट्रेडिशनल खेती होती थी पहले सेब की और वो काफी उसमें जो जेस्टेशन पीरियड था वो बहुत लंबा था, तो मैं बैंकर भी था इसलिए वो सारी इकोनॉमिक्स के हिसाब से हमने काम करना था। तो हमने वहां पर कुछ लोगों को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, फार्मर्स किसानों को। तो करसोग एक हिमाचल में करसोग एक ब्लॉक है छोटा सा, और उस वक्त मेरे पास एक वैगन आर होती थी 2001 में, और वो पहली वैगन आर थी उस ब्लॉक की। किसी आदमी के पास कोई गाड़ी नहीं थी, तो एक मतलब गरीब इलाका। तो हमने किसानों को संगठित करना शुरू किया 2004 में, और 2005 में हमारे पास लगभग 380 फार्मर से मिलके हमने एक सोसाइटी रजिस्टर की जिसका नाम था करसोग वैली फार्मर्स ग्रुप। अगर आप नेट में भी देखेंगे तो वो मिल जाएगा आपको। और हमने एक्सोटिक वेजिटेबल पे काम करना शुरू किया। अंग्रेजी सब्जियां जो है लगभग हमने शुरुआत की 16 सब्जियों से। मात्र 60 किलो सब्जी को लेकर हमने जो सफर अपना तय किया 2005 से 2009 में हम उसको लेके 6 टन पर डे प्रोडक्शन। तो हमारा जो सीजन होता था वो मई से लेकर और अक्टूबर तक होता था। पहाड़ों में वही एक ऑफ सीजन माना जाता है। और आज की डेट में जब मुझे लगा कि वो एक सैचुरेशन में पहुंच गया, तो मैं वापस अपने जो मेरे दिमाग में था सेम उसमें आ। तो आज की डेट में एक्सोटिक वेजिटेबल वहां पर लगभग पर डे 20 टन निकलता है। 5 से 6 गाड़ियां एक्सोटिक वेजिटेबल, सिर्फ एक्सोटिक वेजिटेबल की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो वहां से निकलती है। उसके बाद धीरे धीरे शुरुआत की, हमने कहा ये सैचुरेशन में आ गया तो अब दूसरी सब्जियों में काम करते हैं जो सब लोग खाते हैं। तो उसमें हमने मटर और बीन्स को फोकस किया। तो आज की डेट में जो हमारा 2 साल पहले का डेटा था, तो टोटल जो करसोग ब्लॉक था, करसोग ब्लॉक की जो टर्नओवर थी वो थी 53 करोड़। क्योंकि अभी हम माल्टे की जो बात कर रहे हैं, माल्टे की बात कर रहे हैं कि हमारे 6 डिस्ट्रिक्ट में माल्टा है, और 6 डिस्ट्रिक्ट का अगर माल्टे को अगर 40 रुपए के साथ कन्वर्ट किया जाए तो 17 या 18 करोड़ बन रहा है वो वैल्यू। तो हम सिर्फ एक छोटे से ब्लॉक में, मतलब इतनी, ये सिर्फ वेजिटेबल की बात की मैंने, एक्सोटिक वेजिटेबल, ऑफ सीजन वेजिटेबल और सेब, 3 चीजों की। तो वहां अगर बाकी किसानों के और प्रोडक्ट को मिला लिया जाए तो लगभग 70 करोड़ रुपए की आमदनी एक ब्लॉक की। क्योंकि मैं बैंकर भी था, तो जब हमने ये शुरुआत की थी सब्जियों की, तो उसमें बहुत से ऐसे लोग भी थे जो बैंक में ज्यादा विश्वास नहीं करते थे। 2015 में मोनेटाइजेशन हुआ, हम अंदाजा लगा सकते हैं इस बात से। तो मैं उस वक्त बैंक में जॉब करता था, तो मुझे एक फोन आता है कि सर मेरा पैसा नहीं जमा कर रहे बैंक वाले। मैंने कहा कि मैं किसी दूसरी जगह पोस्टिंग जब होगी थी मेरी, तो मुझे फोन आया। तो मैंने कहा क्यों जमा नहीं कर रहे बैंक वाले पैसा? तो मैंने फट से अपने बैंक को फोन मिलाया, मैंने कहा वो ऐसे ऐसे आया गरीब आदमी, उसको पैसा जमा करो। कहते सर आपने पूछा कितना पैसा है उसके पास? मैंने कहा तो पूछा नहीं मैंने। कहता वो 74 लाख रुपीज लेके आया, और जो सिर्फ उसने ब्रोकली बेचने से कमाया 74 लाख रुपीज, तो उसने शायद अपने ऊपर भी खर्च नहीं किया। तो मतलब ऐसे ऐसे वहां फार्मर्स बने, और आज की डेट में उस पूरे इलाके में गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। जो शुरुआत जिसकी मैंने बताई थी कि मेरे पास वैगन आर थी, और बड़ी से बड़ी गाड़ियां वहां पर लोगों के पास हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो 40 से 50 लाख रुपए की जिनकी आमदनी है। यह है इकोनॉमिक्स की बात कि फार्मर्स कहाँ से कहाँ हम लोग, या हमारे सरकारें बोलती है 2 गुना 4 गुना 6 गुना, मैं सीधा बोलता हूँ 50 गुना। एक फार्मर की आमदनी अगर 50 गुना बढ़ती है तभी वो सस्टेनेबल बनती है, तभी वो अपने खेतों से जुड़ा रहे। तो बहरहाल ये तो मेरी वो स्टोरी थी जो मैं आपको बताई। मैं जो करसोग इलाका है वो एक बहुत मतलब रूरल एरिया है। तो आप सब लोग जितने भी हैं गढ़वाल से ही हैं, तो आप इमेजिन करके सोचिए
कि मैंने ज़मीन ली और मैं एक रूरल एरिया में काम कर रहा हूँ। मेरी अपना परिवार है, मेरी 2 बेटियाँ हैं, तो मेरी डॉटर्स भी मेरे साथ हैं। आप इमेजिन कीजिए कि आप अपने गाँव में हैं, वही फैसिलिटी जो हमारे गाँव में है, वही फैसिलिटी हिमाचल में भी है। सिर्फ हिमाचल में स्कूल में स्ट्रेंथ ज़्यादा है, टीचर्स ज़्यादा है, एक वो फ़र्क है, फैसिलिटी वही है। बिल्डिंग्स वैसी हैं, अस्पतालों की बिल्डिंग उतनी बड़ी है जितनी हमारे हिमाचल में उतनी बड़ी गढ़वाल में भी है। लेकिन गढ़वाल में क्योंकि पेशेंट्स नहीं है, पेशेंट्स यहाँ आ जाते हैं, इसलिए वहाँ डॉक्टर्स की कमी रहती है। हिमाचल में वो कमी नहीं होती। तो अब मैं जो आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग इमेजिन कीजिए कि आप भी उसी स्टेज में हैं, अपने गाँव में चले गए। अब आपके बच्चे हैं, मेरे जैसे बच्चे थे तो मैंने तो अपने साथ रखे, गाँव में रखे, गाँव में पढ़ाया उनको। गाँव के बिल्कुल ऐसे स्कूल में कि एक स्कूल तो नया-नया खुला था, जो मेरी जो बड़ी डॉटर है, स्पेशल चाइल्ड है वो। तो जब उसको स्कूल में एडमिशन करने के लिए गया तो वो नीचे मिट्टी का सारा बैठने का था। तो मैं बहुत देर सोचता रहा कि क्या किया जाए? कहीं जैसे हम लोग यहाँ पर देहरादून आ जाते हैं या शहर की तरफ चले जाते हैं, तो क्या मैं भी ऐसा करूँ या बच्चों को साथ रखूँ? तो प्रिंसिपल के साथ बात हुई और उसको कहा कि यार मैं आपको बेंच देता हूँ, कितने बच्चे हैं आपके साथ? तो लगभग 30-40 बच्चे थे स्कूल में, तो 10-12 बेंच हमने बेंच, टेबल वगैरह सब जो था वो दिया और इस तरीके से हमने थोड़ा मेरी एक डॉटर साथ में है यहाँ पर, तो जब हमने एक्सोटिक वेजिटेबल की ये सारी कर रहे थे, तो 2-3 साल में पूरे हिमाचल में उसका एक किस्म से धमाका हो गया और ऑलमोस्ट सभी न्यूज़पेपर्स, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे ट्रिब्यून हो, हिंदी, अंग्रेजी दोनों में और बहुत से जो मैगज़ीन्स थी, इंडिया टुडे, आउटलुक, सोपान स्टेप आती है रूरल डेवलपमेंट के ऊपर, तो इनमें बहुत बड़ी-बड़ी स्टोरीज़ हमारी कवर थी। उन आउटलुक को कवर करने वाली चंद्रसुधा डोगरा थी, जो हमारे पास 2007 में थोड़ा आउट ऑफ द वो है, लेकिन मेरे ख्याल से ये ज़रूरी भी है बताना। तो जब वो हमारे पास आई, हमारी स्टोरी कवर की, तो एक रात वो वहाँ रुकी और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं जा रही हूँ विक्रम, लेकिन अगर मैं क्योंकि मैं आपसे मोटिवेट हुई, अगर मैं फार्मिंग करती हूँ तो आप हेल्प करोगे? मैंने कहा बहुत टफ है, उनको पूरा समझाया, फिर उनको 2 घंटे समझाया कि बहुत ईज़ी है। क्योंकि मैंने जितना पढ़ा था, पढ़ने के बाद मैं फर्स्ट जनरेशन का फार्मर था, मैंने कभी खेत में हाथ नहीं लगाया था और जब मैंने शुरुआत की थी तो उसके लगभग 3 साल बाद मुझे पता चला कि यार ये जितना ईज़ी मैंने लिया था, उतना ईज़ी नहीं था, मुश्किल था। तो लेकिन चंद्रसुधा डोगरा ने भी 2-3 साल के बाद डिसीज़न लिया और वो भी फार्मिंग में आ गए, हिमाचल में उन्होंने लैंड ली। तो एक रात वो उन्होंने मुझे कॉल किया कि बच्चे कहाँ हैं? तो मैंने बताया कि बच्चे तो मेरे साथ ही पढ़ रहे हैं। तो लगभग 1 घंटे तक मुझे समझाती रही कि भई ये देखो, आप आपने अपना फ्यूचर तो बर्बाद कर दिया। मैंने भी कर दिया, लेकिन अपने बच्चों का तो बनाओ आप। बच्चों को अच्छी एजुकेशन दो। लेकिन मैंने भी माना हुआ था कि नहीं, बच्चों को अच्छी एजुकेशन तो शायद घर में मिलेगी। स्कूल में तो 6 घंटे 7 घंटे के लिए जाते हैं, बाकी तो मैं घर में एजुकेट करता हूँ बच्चों को। तो लगभग वो 2-3 महीने के बाद जब मेरे पास आई और बच्चों के साथ उन्होंने इंटरेक्ट किया और हमारा थोड़ा-सा अपना जिस तरीके से हम अपना खेत, बाग और सब कुछ चला रहे थे, तो उसको देख के वो बहुत इम्प्रेस हुई, कहते नहीं, नहीं आप जैसा कर रहे हो ठीक है। तो मेरी छोटी जो डॉटर है, हमारी कोशिश थी कि ये कुछ बने आगे। मतलब एक बेटी मैं साथ रखना चाहता था और इसको चाहता था कि ये कुछ जॉब करे आगे, पढ़ाई अच्छी करे। लेकिन इसने भी डिसाइड कर लिया कि इसने करनी तो खेती है। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि चेष्टा तुम भी 2 शब्द बाद में बोलो। तो चेष्टा ने मिरांडा हाउस से फिर ग्रेजुएशन किया बॉटनी ऑनर्स में और आजकल हमारे साथ ही फार्मिंग में काम करते हैं। मेरा एक जो ड्रॉबैक है, वो हिमाचल में भी बहुत बड़ा रहा कि मैं समय से लगभग 10-15 साल एडवांस चला हमेशा। यूनिवर्सिटी मैंने जब अपना सेब का काम शुरू किया, जो खेत लिए, वो मॉडर्न फार्मिंग के कंसेप्ट को दिमाग में रख के और उस वक़्त मुझे कहीं से सपोर्ट नहीं मिला। यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है हमारी, डॉक्टर वाईएस परमार यूनिवर्सिटी, वहाँ से भी सपोर्ट नहीं मिली, क्योंकि उनके दिमाग में भी वो बातें नहीं थी जो शायद मेरे दिमाग में चली। तो लगभग 1 साल पहले डॉक्टर वाईएस परमार यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं, डॉक्टर चंदेल, राजेश चंदेल, तो वो मुझे मिले कि भई हम कोलैबोरेट करते हैं किसी तरीके से। तो मैंने कहा सर, या तो आपको आपकी थिंकिंग, आपकी सारी लाइन को आपको 10 साल एडवांस होना पड़ेगा या मुझे 10 साल पीछे जाना पड़ेगा। तो जो भी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि हम लोगों को जो माल्टा है, खास तौर पे माल्टे के बारे में
इसके जो गुण है उसको पब्लिश करना चाहिए, भी वो पेपर में आना चाहिए, वो सारी चीजों में आना चाहिए। माल्टे को लेकर मैंने भी थोड़ी सी अपनी स्टडी की है, और उस स्टडी में मैंने पाया है कि जितना भी माल्टा अभी तक गढ़वाल में हमारे एरिया में लगा है, किसी ने भी कमर्शियली लगाया नहीं। तो जब आप कमर्शियल प्रोडक्शन में नहीं जाएंगे तो आप क्वालिटी नहीं बना सकते। मैं अगर 2 किलो किसी से माल्टा लेता हूं तो 2 किलो के हर दाने का साइज अलग है बिल्कुल। अभी मैंने किसी से मंगाया था रैंडमली कि 2 किलो मुझे देना, तो कोई इतना साइज भी है, कोई बड़ा भी है, ये बाहर भी जो फोटो लगी है जितने भी, उसमें कहीं भी माल्टी की जो पैकिंग है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है इमेजेस में भी। एक ग्रुप के साथ बोरे में माल्टा रखा हुआ है, और बोरा तो वैसे ही एकदम से वैल्यू घटा देता है माल्टे की। तो लास्ट जो धात का प्रोग्राम था, शायद पिछले कब था, 12 को था, 10-11 को, तो मैं उसमें भी गया था, और मैंने ये तय किया था कि मैं भी इस पे मार्केटिंग पे काम करता हूँ। तो मैंने अपना स्ट्रेटेजी इसमें सारी लगाई। तो 40 रुपए के माल्टे के लिए अगर हम मार्केट करते हैं तो 5 किलो का हमारा पड़ता है 200 रुपए का माल्टा, और उसकी मार्केटिंग है, उसकी पैकिंग है, और उसका कुरियर चार्जेस अगर हम लगाते हैं तो हमारा उसमें खर्चा आ रहा है 500 रुपए। तो 500 रुपए खर्च हम उसी चीज में कर सकते हैं जिसमें क्वालिटी बहुत अच्छी हो, तभी बेनिफिट है, आगे भी हमारा प्रोडक्ट तभी चलेगा। तो क्वालिटी को कैसे बढ़ाया जाए, यहाँ माल्टा ग्रोवर्स हैं कुछ जो ग्रो करते हैं माल्टा। एक तो आप नेचुरली हो रहा है, नहीं, मतलब फिर भी कौन से कितने लोग हैं, तो 2-3 लोग हैं, तो इसको नेचुरली ग्रो हो रहा है, तो नेचुरल फार्मिंग में तो वो बिल्कुल फिट बैठता है, नेचुरल ग्रो है, ठीक है। लेकिन अगर इसको कमर्शियल ग्रो करना है तो आपको माल्टे की एक तो सिलेक्शन होती है, जो आप अपने माल्टे के पौधों से वुड को ले सकते हो, जो साइन वुड होता है, और यहाँ जो रूट स्टॉक, सीडलिंग रूट स्टॉक यूज होता है, जो यूज होता है, हाँ। लेकिन जो जितना माल्टा माल्टा जो किसमें आपको अगर इम्पोर्टेड मिलती है तो सारी वो रूट स्टॉक पर है, और इस पे सबसे ज्यादा जो काम किया वो अमेरिका ने किया है। अमेरिका का US 897, 942 या क्लियोपात्रा, ये 3-4 रूट स्टॉक है जिसके बारे में मैं भी जानता हूँ, और बहुत मतलब आपके उसी माल्टे का ये डबल साइज कर देंगे। तो हमने करना कुछ नहीं है, सिर्फ टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना है अपने खेतों में। और अगर कोई किसान आप में से जानने वाला अगर वो चाहता है कि 500 या 500 से ज्यादा वो पौधे लगा सकता है, तो मैं उनको टेक्निकल हेल्प दे सकता हूँ। तो टेक्निकल हेल्प का क्या मतलब है कि किसी भी आदमी के लिए रूट स्टॉक को बाहर से मंगाना बहुत मुश्किल काम है, हमारे पास वो कैपेसिटी है, क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं, हम लोग एवोकाडो इंपोर्ट करते हैं, कीवी के प्लांट्स इंपोर्ट करते हैं, तो यूएस से हमारा जो आता है वो ब्लूबेरीज आती है, तो वहां से हम ये भी मंगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी जो समर्थन मूल्य है 9 रुपए का, उसको अभी हम लोग हमारे जो अपनी एसोसिएशन है जो हमने बनाई है यहाँ पर, कृषक बागवान और उद्यमी संगठन, उसके माध्यम से हमने उसमें अपनी डिमांड्स रेज की है, तो उसमें माल्टे का भी हमने समर्थन मूल्य को 9 से 14-15 रुपए करने का आग्रह किया है। और मेरा ये मानना है कि बहुत ज्यादा समर्थन मूल्य सरकार को नहीं देना चाहिए। मैं एज अ फार्मर ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि जिस दिन हमें समर्थन मूल्य ज्यादा मिलना शुरू हो जाएगा तो हम क्वालिटी से अपना हट जाएगा। किसान क्वालिटी तभी मेंटेन करेगा जब उसका प्रोडक्ट नहीं बिके। तो बस मैं इतना ही कहूंगा, और चेष्टा से कहूंगा कि वो 2 मिनट आके यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम तो नहीं।